स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन या फिर हिंदी में बोले तो मशीन अभिकल्पन। देखिए, मशीन अभिकल्पन को हम जो है शॉर्ट में ही बोल देते हैं एमडी। ठीक है, तो एमडी बोलिए या फिर मशीन डिजाइन बोलिए या फिर मशीन अभिकल्पन बोलिए। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे पास जो है क्या क्या कंटेंट है इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी आपको ऑलरेडी पता ही है, लेकिन अब इसके सिलेबस के रिगार्डिंग एक कोट करना चाहूंगा। वो ये है कि इसका जो सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस आप लोग इस बार पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस जो है आपके किसी भी एग्जाम, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उससे भी रिलेट करता है। मतलब ये हुआ कि ये जो सिलेबस है ये बहुत अपडेटेड सिलेबस है। पहले का सिलेबस में स्टूडेंट्स जो है ये सब्जेक्ट छोड़ दिया करते थे, वो कंपटीशन का अलग से पढ़ते थे। तो लेकिन अब जो है वो सारा का सारा आपके सिलेबस में कंसीडर करा दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो हो ही गया है। अच्छा, कितना पढ़ना चाहिए? अब ये बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें न्यूमेरिकल भी है, थियरी भी है और काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा बोरियत नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए हमारे पास कंटेंट या विषय सूची में क्या क्या आएगा इसके बारे में देखते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, 7 चैप्टर्स हैं। अगर आप चाहो तो 7 डेज में खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन या फिर परिचय। अब देखिए, इंट्रोडक्शन और परिचय किस चीज का होने वाला है? यहां पर मशीन डिजाइन का। अच्छा, तो मशीन डिजाइन का सिलेबस के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है डिजाइन मतलब अभिकल्पन, दूसरा आता है डिजाइन टर्मिनोलॉजी। ठीक है, मतलब यहां पे हो गया जो अभिकल्पन का जो है शब्द विज्ञान, जो भी हमारा जो है अभिकल्पन से संबंधित जितना भी हमारा जो है टर्मिनोलॉजी है वो टर्म्स इसके अंदर आएंगे। तीसरा जो है हमारे पास यहां पर आता है एर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन इन डिजाइन। अच्छा, एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? श्रम से संबंधित है। मतलब जो डिजाइनर है ना, वो कुछ मेहनत करता है डिजाइन बनाने के लिए, अपनी स्क्रीन को वापस देखता है और वहां पर बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठ के काम करता है तो थक जाता है। तो उससे जो है डिजाइन बनाने के दौरान उसकी कार्य क्षमता में थोड़ी सी कमी आती है। जो भी काम कर रहा है उसमें जो है उतना ज्यादा एफिशिएंसी नहीं बन पाती है। तो इसके बारे में देखना कि कौन कौन से मूल कारक हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, एक चीज ये देखनी है। और क्या देखेंगे इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत? एस्थेटिक कंसिडरेशन, आपकी डिजाइन कैसी हो? बहुत सुंदर हो और उसके अंदर सारे जो है डायमेंशंस जो हैं वो सिमेट्रिक हो, ऐसा लगे देखने में कि हाँ हमने कोई पार्ट डिजाइन किया है वो बहुत अच्छा है। और वो जो है उसके अंतर्गत देखो, आप ये चीज तो देखेंगे कि वो फेल ना हो, तो उसके लिए वो सारे काम करेंगे। लेकिन एस्थेटिक कंसिडरेशन एक नया टर्म आया है जो कि आपको उस डिजाइन के सौंदर्य से संबंधित जितने भी विचार होंगे उसको शामिल करना होगा। तो ये हमारा यहां पर परिचय के अंतर्गत तीनों चीजों को बता दिया हमने। अच्छा, बाकी चीजें जो है हम डिस्कस करते रहेंगे जब हम ये चैप्टर्स पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा चैप्टर है डिजाइन फेलियर। अच्छा, डिजाइन फेलियर बोलो या फिर फेलियर बोलो, यहां पर डिजाइन फेलियर ये इंग्लिश का टर्म है, हिंदी में बोलते हैं इसको अभिकल्पन की असफलता। अब डिजाइन बनाया, फेल भी हो सकता है, तो मतलब फेल हो गया तो क्या? अभिकल्पन की असफलता। तो इसमें क्या टॉपिक आएगा? एक आएगा थियोरी ऑफ फेलियर। मतलब क्या हुआ, यहां पर जो है असफलता का सिद्धांत वो पढ़ेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ लोड पढ़ेंगे, कौन कौन से लोड लगेंगे तब वो फेल हो जाएगा। अच्छा, फेलियर में भी जो है 4-5 तरह का फेलियर होता है, वो डिस्कस करेंगे। तो ये यहां पर डिजाइन ऑफ फेलियर हो गया। अगला देखेंगे डिजाइन ऑफ शाफ्ट। अच्छा, डिजाइन ऑफ शाफ्ट या शाफ्ट का अभिकल्पन। अच्छा, शाफ्ट क्या होती है ये तो आपने जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपने पढ़ ही लिया होगा। तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट मतलब अब हम शाफ्ट का डिजाइन करेंगे, तो पहले तो शाफ्ट के बारे में पता लग जाए, दूसरा इसके प्रकार, कितने प्रकार का है शाफ्ट, और उसमें जो है कौन कौन तरह के आपके लोड कार्य करते हैं, कितने तरह के फोर्स काम करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और, इसके अंदर जब शाफ्ट का हम डिजाइन कर रहे होंगे तो जो है हमारे पास केवल 2 कंसिडरेशन होते हैं, उसमें से केवल हमारा यहां पर टॉरिशनल है, मतलब ये हुआ टॉर्सन से संबंधित जो भी कंसिडरेशन है वही लिया जाएगा। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अच्छा, इसके अलावा जो शाफ्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे बेंडिंग में भी और ट्विस्टिंग दोनों तरह के जो मूवमेंट है उसके ऊपर भी जो है यहां पर शाफ्ट का डिजाइन किया जाएगा। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और डिटेल चैप्टर है, हो सकता है आपको इसमें 3-4 वीडियो मिल जाए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल संबंधित और जो है आपका थ्योरी बेस पे, डेरिवेशन बेसिस पे इसमें काफी कुछ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिजाइन ऑफ की, कुंजी का विकल्पन। अब कुंजी क्या होती है? देखो, कुंजी तो मतलब ये हुआ एक की होती है जो की वे में, मतलब एक ऐसा रास्ता जगह होती है वहां की लगा दी जाती है और 2 पार्ट को आपस में जोड़ा और जो है फोर्स का ट्रांसफर कर दिया।
मतलब क्या हुआ, जैसे आप कई बार कपलिंग वगैरह देखते हैं उसमें ऐसे करके कुंजी लगा देते हैं, तो क्या होता है जब हम एक बॉडी को ड्राइव कर दें तो दूसरी बॉडी अपने आप ड्राइव हो जाती है, ठीक है। तो ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में कुंजी लगा देते हैं। तो यहां पर उसी का डिजाइन करना है, तो इसमें बहुत तरह की कुंजी आती हैं, उनके प्रकार वगैरह देखेंगे और यहां पर उनके में कौन कौन से फोर्सेस हैं, किस किस तरह से वो फेल होती है, ये सारा का सारा हमारा डिजाइन ऑफ की में आ जाएगा। आगे देखते हैं डिजाइन ऑफ जॉइंट्स। अच्छा, जोड़ों का अभिकल्पन, ठीक है। अच्छा, जोड़ों का अभिकल्पन का मतलब, जोड़ का मतलब क्या हुआ, देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं आपको। तो जोड़ों का अभिकल्पन का मतलब ये हुआ किस किस तरह से आप जॉइंट लगा सकते हैं। अब देखो, एक तो परमानेंट जॉइंट हो गया, एक हमारा क्या हो गया, आपका टेम्परेरी जॉइंट्स हो गया। देखो ध्यान रखना, देखो बेसिकली अगर आप लास्ट सेमेस्टर में जाएं तो वहां देखें कि जॉइंट्स के ऊपर क्लासिफिकेशन किया था और वहां बोला था, क्या बोला था कि आप परमानेंट ज्वाइंट रखते हैं, सेमी परमानेंट ज्वाइंट रखते हैं और जो है टेम्परेरी ज्वाइंट रखते हैं। टेम्परेरी का मतलब मैकेनिकल ज्वाइंट्स, और यहां पर जो है जो परमानेंट ज्वाइंट्स हैं और वो परमानेंट ज्वाइंट जैसे वेल्डेड ज्वाइंट हो गया, अच्छा उसके अलावा रिवेटेड ज्वाइंट हो गया। अच्छा, वैसे असल में देखा जाए तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंपटीशन दे रहे हो तो रिवेटेड ज्वाइंट अगर ऑप्शन में है और वेल्डेड है और पूछा जाए परमानेंट कौन सा है तो वेल्डेड आंसर होगा, और वेल्डेड ज्वाइंट पे एफिशिएंसी 100% रहती है। तो यहां पर जितने भी जोड़ हैं, जितने तरह के जोड़ हैं, उन सब का हम अभिकल्पन करने वाले हैं। देखिए डिजाइन ऑफ ज्वाइंट जो है उसमें हम जितने तरह के ज्वाइंट्स होंगे उन सभी को कंसीडर करते हुए यहां पर उनके बारे में क्लासिफिकेशन करेंगे। और देखो क्लासिफिकेशन में ऐसा जरूर नहीं सारे ज्वाइंट्स के डिस्कशन हो, लेकिन यहां पर उनके बीच में लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनका जो है देखेंगे कि कब वो फेल करते हैं, कब वो जो है हमारा काम करेंगे। तो इस तरीके से डिजाइन ऑफ जॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। अगला है डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। अच्छा, डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग का मतलब यहां पर जो फ्लेंज कपलिंग होती है, कपलिंग का मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए, तो फ्लेंज कपलिंग का अभिकल्पन करेंगे। तो जो कपलिंग है उसका पहले आपने कभी कपलिंग बनाई भी होगी ड्राइंग में, तो वहां पर ड्राइंग शीट पे जब कपलिंग बनाई होगी तो उस कपलिंग का ही जो है आप क्या करेंगे यहां पे अभिकल्पन करने वाले हैं। और जो कपलिंग है, कपलिंग मतलब एक शाफ्ट दूसरी शाफ्ट आपस में जोड़ दिया, तो ये यहां पर फ्लेंज कपलिंग का अभिकल्पन में सारे जो है कंसीडरेशन करेंगे यहां पे डिजाइन से संबंधित, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिजाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट्स। अच्छा देखिए, इस डिजाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये हमारा खुद में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रू जोड़ों का अभिकल्पन। अब स्क्रू ज्वाइंट यहां पर पावर स्क्रू और स्क्रू जैक ये सारे के सारे एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, मतलब क्वेश्चन तो यहां से मिलने वाला है। तो ये हमारा हो गया, यहां पर हम डिजाइन करेंगे स्क्रू ज्वाइंट के जितने भी जो है हमारे स्क्रू ज्वाइंट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। सेपरेट अलग चैप्टर दिया गया है तो इंपॉर्टेंट ही होगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनमें ज्यादा फोकस करना है और डिटेल में पढ़ाई करनी है विद न्यूमेरिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, पहला चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है, दूसरे से एक क्वेश्चन आएगा, तीसरे से दो क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा फोर्थ आपका एक क्वेश्चन या फिर 1.5 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसके अलावा यहां पर डिजाइन ऑफ जॉइंट से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके अलावा डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग से 1.5 क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा यहां पर 7th चैप्टर जो है डिजाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट्स, 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, तैयार रहिए। तो यहां पर 2, 2, 4, 2, 6, 60 नंबर पक्का, मतलब 30 नंबर तो मैंने बता दिया, यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग की बात करें तो अगर आपके एग्जाम में हो सकता है ये नंबरिंग ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो है कंटेंट या विषय सूची के बारे में कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखिए पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इससे पहले हम आप एक चीज बता देते हैं। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट मशीन डिजाइन में एक डिजाइन डेटा हैंडबुक और होती है। अच्छा, डिजाइन डेटा हैंडबुक का यहां पर उपयोग होगा। अब कहोगे कि अभी तक तो पता ही नहीं था। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज, डिजाइन डेटा हैंडबुक एक बुक होती है, उसमें हर बेसिस पे सारे फॉर्मूला जो है और डिजाइन की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी टेबल्स होती हैं, वो सारी की सारी उसके अंदर होती हैं। अब वो बुक आपको परचेज करनी है अगर आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं, आपकी बुक भी हेल्प कर देती है। तो जब आप सिलेबस पढ़ते हैं अपने जो बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि डिजाइन डेटा बुक जो आपके एग्जाम में आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको यूज करने का मौका दिया जा सकता है। या तो वो बुक आपकी हो या फिर आपके एग्जाम जो जहां पे आपका सेंटर पड़ा हुआ है वो लोग जो है आपको वो बुक प्रोवाइड कराएं। तो देखो प्रोवाइड कोई करा नहीं रहा,
अपनी बुक का तैयारी रखिए, एक बुक ले लीजिएगा, डिजाइन डेटा बुक। ठीक है, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो। अगर ऊपर ऊपर से करनी तो पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो दूसरी चीज आती है कि अगर क्वेश्चन दिए गए न्यूमेरिकल, तो वहां पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एग्जामिनर जो भी आपका पेपर सेट करेगा उसके लिए, कि जितना भी जरूरत डेटा हो वो जरूरी डेटा वहां पे जो है क्वेश्चन में ही दे दिया जाए, डेटा हैंडबुक की जरूरत ना पड़े। तो ये दोनों ही चीजें हैं, अगर आप एग्जाम में गए हैं और आपकी जो बुक मिल सकती है तो क्यों ना यूज किया जाए। और जब एग्जाम में बुक होगी, आपके पास फॉर्मूले वहां पे दिए हुए हैं, तो आप कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के चीजें आप बना सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट में डिजाइन डेटा बुक आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। कैलकुलेटर 100 ms या फिर 82 ms रिक्वायर्ड रहेगा, बिना उसके क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस सब्जेक्ट का डिटेल। अब हम देखते हैं पहले चैप्टर का सिलेबस और फिर पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय। अब देखिए परिचय के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारा डेटा है, इतने सारे जो है टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखें कौन कौन सा है। तो हमने बताया था आपको डिजाइन आपका पहला टॉपिक है, डिजाइन से संबंधित आपको काफी डिटेल्स दी हुई हैं। दूसरा हमारा डिजाइन टर्मिनोलॉजी, मतलब डिजाइन शब्दावली, उसके बारे में बात करी जाएगी। और तीसरा है एर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन इन डिजाइन, मतलब डिजाइन में श्रम दक्षता और सौंदर्य संबंधी विचार। ये सारा का सारा हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। अब थोड़ा थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। जैसे डिजाइन के अंदर उसका डेफिनेशन पढ़ना है हमें, उसके अलावा टाइप ऑफ डिजाइन पढ़ना है, तो डिजाइन कितने प्रकार की होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेसेसिटी ऑफ डिजाइन, हिंदी में बात करें परिभाषा पढ़नी है, डिजाइन के प्रकार पढ़ने हैं और अभिकल्पन की आवश्यकताएं पढ़नी है, क्यों अभिकल्पन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ती है ये अगले वाले टॉपिक से पता लगेगा। कंपैरिजन इन डिजाइन्ड एंड अनडिजाइन्ड वर्क, मतलब क्या हुआ, अभिकल्पन और गैर अभिकल्पित कार्य की तुलना। अब किसी पार्ट को आपने डिजाइन कर रखा है, एक पार्ट बिना डिजाइन के ऐसे ही बनाया जा रहा है, तो कौन सा बढ़िया होगा? ये तो सबको पता है कि जो है हमारा डिजाइन पार्ट जो है वो अच्छा दिखने में भी होगा और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी। तो यहां पर जो है हमारा इसीलिए नेसेसिटी की बात होती है। चलिए अगला देखें, डिजाइन प्रोसीजर, मतलब अभिकल्पन की जो प्रक्रिया है वो भी इसी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड डिजाइनर, अच्छा एक अच्छे डिजाइनर का जो अच्छा डिजाइनर है उसके लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है पहला टर्म हो गया डिजाइन से संबंधित। यहां पर इतना जो है सिलेबस का पहला पार्ट कंप्लीट होगा और यही पहला पार्ट आपका पहला वीडियो भी होगा आपके इस सब्जेक्ट का। ठीक है, आगे देखते हैं डिजाइन टर्मिनोलॉजी। डिजाइन टर्मिनोलॉजी में आप छोटे छोटे टर्म देखेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या बोलते हैं? सुरक्षा गुणांक बोलते हैं। अच्छा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को बोलते हैं प्रतिबल संकेंद्रण, मतलब प्रतिबल का संकेंद्रण करना, मतलब कंसंट्रेशन करना। अच्छा, दूसरा यहां पर फटीग, फटीग को जो है श्रांत बोलते हैं। कुछ बुक्स में आपको थकान लिखा हुआ मिल जाएगा, तो थका हुआ सब्जेक्ट शब्द क्यों इस्तेमाल करो हिंदी में, श्रांत एक बढ़िया शब्द है जो फटीग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला है एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट का मतलब होता है सहन सीमा। तो ये जो है हमारा डिजाइन टर्मिनोलॉजी का छोटे छोटे पार्ट है। इसी में ही दो चीजें और आती हैं, जनरल डिजाइन कंसिडरेशन, मतलब सामान्य अभिकल्पित विचार, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा कोड और मानक। देखो यहां पर एक वर्ड आ गया, कोड एंड स्टैंडर्ड्स। कोड एंड स्टैंडर्ड्स जो है BIS, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से संबंधित जितने भी कोड बनेंगे, डिजाइन से संबंधित कोड हैं सारे, पहली बार आपको कोड पढ़ने को मिलेगा, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा इसको। ठीक है, तो डिजाइन में जो है आपको कोड और स्टैंडर्ड, मतलब कोड और मानक के बारे में जानकारी मिलेगी पहली बार। किसी भी कंपनी में जाओगे, अगर प्राइवेट में जाते हो, सरकारी में जाते हो, वहां पर अगर ये काम होता है तो वहां पे ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, आपको ये कोड जो हैं बड़े हेल्प करते हैं। वो लोग कोड में ही बात करते हैं अधिकतर। ठीक है, तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब पदार्थों का चयन। तो कौन कौन से मटेरियल हैं जिससे जो है हम कोई पार्ट बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म और है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब जो पदार्थों का चयन का जो क्राइटेरिया है उसको भी यहीं पे पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या, एर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन। अच्छा, ये एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? एर्गोनॉमिक्स मतलब श्रम दक्षता विज्ञान होता है। मतलब कोई भी डिजाइनर जो है काम करता है, कोई भी लेबर, कोई भी वर्कर काम करता है, तो वो काम करते के दौरान अगर वो थक जाता है तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकता, तो उसके बारे में जो विज्ञान है उसको श्रम दक्षता विज्ञान या फिर एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं।
दूसरा है हमारा एस्थेटिक कंसीडरेशन। अब एस्थेटिक क्या है? ये सौंदर्य संबंधी है। मतलब एस्थेटिक का मतलब कोई चीज जो है, जो आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया है, वो प्रोडक्ट कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है, उसका जो है शेप कैसा है, और वो जो है दिखने में आकर्षित लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये सब जो है एस्थेटिक कंसीडरेशन। पहली बार आपको डिजाइन बनाने के दौरान आपको ये जरूर देखना पड़ेगा जो पार्ट आप डिजाइन कर रहे हैं वो लोगों को अच्छा लगे। तो ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी में और भी पॉइंट हैं, वो सारे के सारे यहां पर थर्ड पोर्शन में आपको इस डिजाइन में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन में काफी थ्योरी पोर्शन है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। डिजाइन टर्मिनोलॉजी चलेगा तो मजा आएगा आपको। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर है, और ये पहला चैप्टर अभी हम स्टार्ट करेंगे, या फिर जो भी हमारा जो है डिजाइन जो है यहां से स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो है पहला टॉपिक जो डिजाइन का है। सबसे पहले एक चीज बता दें आपको, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बता दीजिए कि आपका मशीन डिजाइन स्टार्ट हो चुका है। रेगुलर क्लासेस आपको मिल जाएंगे और सभी चैप्टर्स आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो है टर्म है पहला है मशीन डिजाइन के संबंधित जो भी हमारी डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मशीन डिजाइन या फिर डिजाइन, मतलब डिजाइन को हिंदी में बोलते हैं अभिकल्पन। तो अभिकल्पन की जो परिभाषा है या डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में पहले। तो मशीन डिजाइन इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मतलब क्या हुआ, यहां पर मशीन डिजाइन इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, एक चीज हो गई। दूसरा है टेक्निकल इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज हो गई। और तीसरा है एंड इमेजिनेशन। तो देयर आर थ्री टर्म, यहां पर तीन टर्म है। मशीन डिजाइन जो है कैसे डिफाइन की जाती है? द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज करके, एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन इसका भी यूज करेंगे, और इमेजिनेशन का भी यूज करेंगे। तो जो भी हमारा जो है डिजाइनर है वो अपने इमेजिन करता है कैसा प्रोडक्ट बनना है वो, और उसको जो है टेक्निकल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिजाइनर होगा, जो कि मशीन को डिजाइन करने वाला होगा या फिर मशीन के पार्ट को डिजाइन करने वाला होगा, वो एक टेक्निकल बंदा होगा, या फिर डिप्लोमा या बीबीटेक किया हुआ होना चाहिए, या फिर स्पेशल कोर्सेज करे होना चाहिए। इसका मतलब उसे टेक्निकल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। अच्छा, और उसे क्या पता होना चाहिए? उसे साइंटिफिक जो है प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी प्रिंसिपल हमारे यूज होते हैं डिजाइनिंग में उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इनका यूज करके आगे देखते हैं। इमेजिनेशन के बाद इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मशीन, मतलब मशीन से संबंधित डिस्क्रिप्शन का। अच्छा, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मशीन के स्पेसिफिक परफॉर्म जो भी हमारे पास फंक्शन है या कार्य है उनको परफॉर्म करने के लिए यहां पर इमेजिनेशन और टेक्निकल इंफॉर्मेशन और जो है स्पेसिफिक जो हमारे पास जो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल है उनका भी यूज करना चाहिए। तो ये सारा यूज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? दो चीजें और हैं। विद मैक्सिमम इकोनॉमी, तो इकोनॉमी जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब यहां पर इकोनॉमी का मतलब होता है मितव्ययिता या फिर किफायती या फिर कम खर्चीला। ठीक है, एंड एफिशिएंसी, उसकी जो है दक्षता या एफिशिएंसी वो भी ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा बस समझ लेते हैं कि यह हुआ मैक्सिमम इकोनॉमी या फिर मैक्सिमम जो है अधिकतम जो है इकोनॉमी, और जो हमारे मैक्सिमम एफिशिएंसी, इन दोनों का जो है क्या कर रहे हैं? इन दोनों के साथ स्पेसिफिक फंक्शन को जो है परफॉर्म करने के लिए मशीन का जो इमेजिनेशन और टेक्निकल जो है हमारा यहां पर इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक फंक्शन, इन सभी का यूज करके मशीन डिजाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में देखते हैं। अधिकतम मितव्ययिता और दक्षता, मितव्ययिता और दक्षता के साथ क्या हो रहा है? विशिष्ट कार्यों को करने के लिए। अच्छा, मतलब यह हुआ कि अधिकतम यहां पर जो है किफायतीपन या फिर जो भी, देखो ऐसा अधिकतम किफायती का मतलब यह हो गया बहुत कम खर्च में। अच्छा, अधिकतम दक्षता मतलब यहां पर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात हो रही है, के साथ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। अच्छा, मशीन के विवरण में, मशीन के विवरण में मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में वैज्ञानिक सिद्धांत, पहली बात आई वैज्ञानिक सिद्धांत, और दूसरा आया तकनीकी जानकारी, तकनीकी जानकारी, और तीसरी बात आई कल्पना,
तो ये तीन चीजों का उपयोग करके या उपयोग के रूप में मशीन अभिकल्पन को परिभाषित करते हैं। तो मशीन अभिकल्पन को कैसे परिभाषित करते हैं, यहां पर साइंटिफिक जो है हमारा प्रिंसिपल की बात होती है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन की बात होती है। साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात हो गई, और यहां पर टेक्निकल इंफॉर्मेशन की बात होगी, मतलब तकनीकी जो है जानकारी की बात हो गई, और तीसरा हमारा इमेजिनेशन, मतलब यहां पर कल्पना। इन तीनों का उपयोग करके अधिकतम मितव्ययिता मतलब कम खर्चीला, और दूसरा है अधिकतम दक्षता, इनके रूप में हम जो है मशीन अभिकल्पन को परिभाषित कर सकते हैं। तो अब मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि क्या है हमारा मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन ये है कि कम खर्च में अच्छी दक्षता के साथ, मैक्सिमम जो हमारा एफिशिएंसी उसके साथ आप जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल का उपयोग करेंगे, टेक्निकल इंफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे, और जो है इमेजिनेशन का उपयोग करेंगे। तो जो भी हमारा कार्य बनेगा, जो भी फंक्शन होगा, वही हमारा जो है क्या कहलाएगा, मशीन डिजाइन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये रही हमारी डेफिनेशन। प्रॉपर तरीके से इसको समझ लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन जो है हमें हमेशा अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे क्या है, टाइप्स ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टाइप ऑफ डिजाइन, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिजाइन। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिजाइन का मतलब ये हुआ अभिकल्पन के प्रकार। तो अभिकल्पन के प्रकार का मतलब देखो ऐसा है, ऐसा कोई स्पेशल बात नहीं है कि डिजाइन के अलग अलग टाइप होते हैं। ये जस्ट हमने क्या किया, ये जैसे ये जो टॉपिक है इसके बेसिस पे ये दिखाया गया कि देखो इस तरीके से डिजाइनिंग का हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है हमारा एडॉप्टिव डिजाइन। एडॉप्टिव डिजाइन का मतलब क्या हुआ, अनुकूली डिजाइन या अभिकल्पन, अनुकूली अभिकल्पन। देखो पहला है अनुकूली अभिकल्पन, मतलब एडॉप्टिव डिजाइन ऐसा डिजाइन जो कि पहले से मौजूद था और जब हमें आवश्यकता पड़ी तो उसका उपयोग कर लिया दूसरी जो है डिजाइन बनाने की, दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो पुरानी पड़ी हुई डिजाइनों का ही उपयोग करा जाए अगर नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो डिजाइन है उसे हम अनुकूली डिजाइन या अभिकल्पन बोलेंगे, या फिर जो है इंग्लिश में अडॉप्टिव डिजाइन बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ ऐसे बंदे के द्वारा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा पुरानी डिजाइनों का उपयोग कर लेना जिसको डिजाइन की बस थोड़ी बहुत समझ है, कोई ऐसी समझ नहीं है कि कोई डीप नॉलेज नहीं है, बस उसे ये पता है कि ये डिजाइन पहले से यूज की हुई जा रही है, तो बस उस डिजाइन का उसने उपयोग कर लिया दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उसी जैसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ऐसी डिजाइन को हम एडॉप्टिव डिजाइन या फिर जो है अनुकूली अभिकल्पन कहते हैं। पहला बात समझ में आई कि यहां पर जो है जो डिजाइनर है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे डिजाइन की बहुत खास समझ नहीं है, बस पुरानी ही डिजाइन का उपयोग कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है, वही जो है हमारा एडॉप्टिव डिजाइन जो है अनुकूली अभिकल्पन कहलाएगा। पहली डिजाइन के बारे में पता लग गया। दूसरा समझते हैं डेवलपमेंट डिजाइन। डेवलपमेंट डिजाइन को यहां पर हिंदी में विकास अभिकल्पन भी बोलेंगे। अच्छा देखिए, एक बात क्लियर हो गई, डेवलपमेंट डिजाइन का मतलब यह हुआ कि हमने जो है एक डिजाइन पहले से मौजूद थी, उसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है चेंज कर लिया। तो चेंज करते करते हमें ऐसा चेंज कर लिया जो हमारे नए प्रोडक्ट के लिए वो डिजाइन जो है अनुकूल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है उस डिजाइन के अंदर जो अनुकूल डिजाइन थी उसके अंदर डेवलपमेंट करके उसको जो है नई डिजाइन बना लेंगे। तो उसी को जो है बोलते हैं विकास अभिकल्पन या फिर डेवलपमेंट डिजाइन। इसमें क्या हुआ, इसमें डिजाइन की थोड़ी बहुत समझ होना आवश्यक है, तभी डिजाइन में चेंज करके आपको जो जरूरत है उसके हिसाब से आप डिजाइन बना सकते हैं। तो यहां पर डेवलपमेंट डिजाइन में ऐसा होता है। तीसरी बात समझते हैं, तीसरा जो है हमारा टाइप है न्यू डिजाइन। अच्छा, न्यू डिजाइन या नवीन अभिकल्पन, इसमें सबसे खास बात यह है कि हमें डिजाइन की बहुत ज्यादा समझ होनी चाहिए, बारीकियों के बारे में पता होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, और जो टेक्निकल जो है हमारा इंफॉर्मेशन वो भी हमें होना चाहिए, तभी जो है हम न्यू डिजाइन बना सकते हैं। पूरी तरीके से नई डिजाइन होती है, इसका पुराने डिजाइन से कोई संबंध नहीं है, और ऐसी डिजाइन को बोलेंगे न्यू डिजाइन या फिर नवीन अभिकल्पन। बात समझ में आई? तो ये तीन मुख्यतः हमारी टाइप्स ऑफ डिजाइन हो सकती हैं, लेकिन कुछ और तरीके के बेसिस पे हमारी कुछ और डिजाइन्स होती हैं। तो देखें, ऑन द बेसिस ऑफ एडॉप्टिव मेथड्स, मतलब क्या हुआ
कि कुछ ऐसे मेथड्स जिनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उन मेथड के आधार पर हमारी डिजाइन जो है कई और तरीके की होती है। जैसे अपनाई गई पद्धतियों के आधार पर हमारी डिजाइन कुछ और प्रकार की होती है। तो पहले देखते हैं, सबसे पहला क्या है, रेशनल डिजाइन। मतलब यहां पे क्या हुआ, तार्किक डिजाइन। अच्छा, ऐसी डिजाइन जिसमें क्या हुआ, तर्कों के आधार पर ये जो है डिजाइन बनाई जाए। तर्क कैसे, तर्क जो है मैथमेटिकल फॉर्मेशन, मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल किए जाएं, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाए, उन आधार पर एक डिजाइन तैयार की जाए कि यहां पर इस तरह का जो है शेप होना चाहिए, इसमें जो है यहां पर इस तरह का जो है डिजाइन होना चाहिए। ये सब जो है को मैथमेटिकल टर्म के बेसिस पे कि मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमें जो डिजाइन मिली वो जो है हमारी डिजाइन कहलाएगी रीजनल डिजाइन या फिर तार्किक डिजाइन कहलाएगी। बात समझ में आई? तो यहां पर जो है हमारा रीजनल डिजाइन एक ऐसी डिजाइन है जो पूरी तरीके से जो है हमारे जो तर्कों के आधार पर है, या फिर ये कह सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंपीरिकल डिजाइन। अच्छा देखो, इंपीरिकल डिजाइन या फिर अनुभविक जो है हमारा अभिकल्पन या डिजाइन। देखो, इंपीरिकल फॉर्मूलाज हुआ करते थे। इंपीरिकल फॉर्मूला कहां पे, जैसे हाइड्रोलिक्स में सर ने पढ़ाया था पहले, तो इंपीरिकल फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो इंपीरिकल का मतलब होता है कि ऐसे फॉर्मूला जो कि प्रयोगों के आधार पर बार बार जो है यूज किए गए और उनको जो है उस आधार पर बनाए गए हों। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इंपीरिकल डिजाइन वो डिजाइन होंगी जो कि बार बार यूज करके उसके अंदर कोई खामी नजर आई तो वापस से उसके अंदर वो चेंज किया गया और फिर बार बार यूज करके उसके अंदर जो कमियां को दूर किया गया और वहां पर जो डिजाइन मिलती है उसी को बोलते हैं इंपीरिकल डिजाइन। मतलब अनुभव के आधार पर ऐसी डिजाइन बना लेते हैं जो कि एक परफेक्ट लुक देती है, मतलब एक परफेक्ट डिजाइन होती है। तो ऐसी डिजाइन को हम बोलेंगे इंपीरिकल डिजाइन या फिर अनुभविक डिजाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑप्टिमम डिजाइन। देखो, ऑप्टिमम डिजाइन को हिंदी में बोलते हैं अनुकूलतम डिजाइन। अच्छा देखो, ऐसा है, हर चीज को हम सरफेस नहीं बना सकते, मतलब 100% जो है बेहतरीन नहीं बना सकते। आप क्या बना सकते हैं, किसी सिस्टम की अनुकूलता एक चीज बना सकते हैं कि भैया ये चीज जो है यहां फिट बैठेगी और ये इसके अनुकूल है, मतलब उसके ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम डिजाइन वो डिजाइन है जो सरफेस तो नहीं है लेकिन ऐसी डिजाइन है जो उस सिस्टम, उस जो हमारा जो पार्ट है या फिर जो मशीन है उसके लिए परफेक्ट है। तो वो जो हमारी डिजाइन कहलाएगी जो है ऑप्टिमम डिजाइन। बात समझ में आई? मतलब ऐसे डिजाइन, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने बनाए, उसमें एक पार्ट है जो आपने डिजाइन किया और वो पार्ट डिजाइन करने के बाद वहां पर फिट बैठता है तो वो ऑप्टिमम डिजाइन कहलाएगा। ठीक है, बात सही है। लेकिन ऐसा कि उसके अंदर चेंज करके और अच्छा बना सकते हैं, हाँ उसके अंदर गुंजाइश है, तो अच्छा बनाया जा सकता है। तो ऑप्टिमम डिजाइन वो डिजाइन है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुकूल है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा फोर्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियल डिजाइन। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिजाइन के टर्म में दो बातें समझ में आती हैं, या तो ये जो इंडस्ट्री के अंदर डिजाइन बन रही है वो वाली होगी, या फिर ऐसी डिजाइन होगी जिसको इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है अलग अलग जो है जो मशीन्स का इस्तेमाल करके। मतलब उसमें बहुत ज्यादा कंसीडरेशन लिए जा रहे हैं। कंसीडरेशन का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी चीजें जो है उसमें कंसीडर की जा रही हैं, जोड़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं। जैसे कि मशीन जो है मशीन का उपयोग कर रहे हैं डिजाइन बनाने के लिए और उसमें ये भी देख रहे हैं कि जो डिजाइन बने वो बहुत सुंदर हो, देखने में अच्छी हो और उसमें कॉस्मेटिक चेंज किए जा रहे हो और बेहतरीन तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है दिखने में भी अच्छा बने, ऐसी डिजाइन बनाएंगे। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन को हम दो तरह से समझ सकते हैं। इंडस्ट्री में बनने वाली डिजाइन ये वो नहीं है, मतलब ऐसी कोई डिजाइन नहीं को यहां पर टाइप में नहीं बनाया गया, रखा गया जिसको हम जैसे जिसकी प्लेस पे रख के हम उस डिजाइन को बना रहे हो। इंडस्ट्रियल डिजाइन केवल यहां पर इस चीज से संबंधित है कि औद्योगिक रूप से जब डिजाइन का निर्माण किया जा रहा हो तो उस डिजाइन को बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। मतलब आपकी डिजाइन बनाने के लिए एक इंडस्ट्री लगी हुई है, वहां पर आपने ऑर्डर दिया और वहां पर जो है सारे जो उपकरण हैं वो मौजूद हैं और उन उपकरणों का उपयोग करके वो लोग डिजाइन को बहुत अच्छी तरह से डिजाइन बना के देते हैं। तो ऐसी डिजाइन जो है उन्हें हम इंडस्ट्रियल डिजाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा, इससे ज्यादा और ज्यादा जानकारी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल का मतलब है डिजाइन इंडस्ट्री में बनने वाले डिजाइन जो है इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं सिस्टम।
SYSTEM, सिस्टम डिजाइन मतलब निकाय डिजाइन। निकाय डिजाइन का मतलब क्या हुआ? अब देखो, एक बहुत सारा मशीन है, बहुत सारा कंपोनेंट है, एक प्रॉपर सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर जो हम अब डिजाइन बनाते हैं, उस सिस्टम को हम डिजाइन बनाते हैं। मतलब एक तरह समझिए कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक सिस्टम कहलाएगा। अब उस सिस्टम की डिजाइन बना रहे हैं तो उसी को हम बोलेंगे निकाय डिजाइन या फिर सिस्टम डिजाइन। तो इस तरीके से 5 पॉइंट तो हमारे ये हो गए। आगे देखते हैं, 2 पॉइंट्स और हैं। कौन कौन से हैं? एक है हमारा एलिमेंट डिजाइन। अब देखो, एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं अवयव, अवयव डिजाइन। अच्छा, सिस्टम को डिजाइन किया तो सिस्टम के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, तो अगर हम सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो सिस्टम डिजाइन बोल दिया। अगर सिस्टम के किसी पार्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं एलिमेंट डिजाइन या फिर जो है अवयव डिजाइन। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई ट्रक को आप डिजाइन कर रहे हैं, अब इस ट्रक को डिजाइन कर रहे हैं और उसमें से जो है आप एक पिस्टन को डिजाइन करने लगे, तो जब ट्रक को डिजाइन करेंगे वो तो सिस्टम डिजाइन में आ गया, और अगर आप केवल पिस्टन को डिजाइन कर रहे हैं वो हमारा जो है अवयव डिजाइन या फिर एलिमेंट डिजाइन में आ गया। अच्छा, डिजाइन को अभिकल्पन भी बोलते हैं, ये बात तो क्लियर ही है आपको। अच्छा, अगला आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अच्छा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन को हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर सहायता युक्त डिजाइन। अच्छा, पढ़ा ही है, पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ा है, तो आप समझ ही रहे होंगे क्या है, कैसी डिजाइन है। अच्छा, वो डिजाइन जिसमें कंप्यूटर का जो है उपयोग किया जाता है, उस डिजाइन को बनाने के लिए, उस डिजाइन को बना के उसकी सिंथेसिस करने के लिए, तो वो डिजाइन जो है हमारी कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहलाएंगी। तो इस तरीके से हमारे पास करीब 7 प्रकार की जो है हमारी डिजाइन होंगी, जो कि हमारी एडॉप्टिव मेथड के बेसिस पे होंगी, या फिर बोलेंगे अपनाई गई पद्धतियों के आधार पर 7 डिजाइन है। उसके अलावा 3 हमारी बेसिक डिजाइन है जो कि हमारे जो है यहां पर डिजाइन के टाइप के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो है टाइप ऑफ डिजाइन के बारे में हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। देखो, डिफाइन द डिजाइन, तो डिजाइन को डिफाइन करिए और उसके प्रकार के बारे में भी लिखिए। ठीक है, तो जब प्रकार के बारे में आएगा तो आप ये लिखना है, बाकी जो है हमें डिजाइन की परिभाषा के बारे में ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का यही हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब पढ़ेंगे हम नेसेसिटी ऑफ डिजाइन, तो डिजाइन की आवश्यकता के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ डिजाइन। मतलब क्या हुआ? नेसेसिटी ऑफ डिजाइन का मतलब हिंदी में क्या होता है? अभिकल्पन की आवश्यकता। अब देखिए, अभिकल्पन की आवश्यकता करना है तो अभिकल्पन की आवश्यकता पड़ी क्यों, या फिर डिजाइन की जो है आवश्यकता या फिर नेसेसिटी क्यों पड़ी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभिकल्पन की आवश्यकता का संबंध इससे है कि हमें कौन कौन से कार्य करने थे, कौन कौन सी जरूरत थी जिससे कि हमें डिजाइन करना पड़ा। यही तो बात है ना। तो चलिए देखते हैं पहले, डिजाइन प्रोसीजर्स आर नीडेड, डिजाइन प्रोसीजर्स की आवश्यकता है, आर नीडेड फॉर फॉलोइंग रीजंस। मतलब क्या हुआ कि डिजाइन प्रोसीजर की आवश्यकता निम्न जो है कारण है उसके माध्यम से, उसके लिए जो है पड़ी। अच्छा, देखते हैं, अभिकल्पन की प्रक्रियाओं की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। तो जो अभिकल्पन की प्रक्रियाएं हैं, अभिकल्पन की जो प्रक्रियाएं हैं, मतलब जो भी हम प्रोसीजर्स आगे पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इन अभिकल्पन की प्रक्रियाओं की जरूरत मतलब नेसेसिटी क्यों पड़ रही है, वो इन रीजन के माध्यम से है। देख लेते हैं पहला, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, ये बात है कि मतलब समस्याओं की पहचान करने के लिए, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट बनाने के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही है कि ये जो है हमारा डिजाइन, हमारा ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इस तरह से ना बना के किसी और तरीके से बनाते तो कैसा होता। तो एक प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए जो है जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो डिजाइन के माध्यम से ही जो है हम उनको पहचान कर पाएंगे। आगे देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब अगर प्रॉब्लम जो है पता लग गई डिजाइन के माध्यम से, तो सॉल्यूशन भी तो डिजाइन के माध्यम से पता लगेगा। इसलिए भी जो है डिजाइन की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढना है। ठीक है, तो समस्याओं का हल भी ढूंढना है, इस वजह से डिजाइन की या विकल्पन की जरूरत महसूस हुई। आगे देखते हैं, यूज ऑफ नॉलेज। मतलब क्या हुआ, अगर आपको पहले से कोई नॉलेज है, कोई जो है प्रायर नॉलेज है, तो वो जो है उसका उपयोग करने के लिए आपको जो है प्रोडक्ट को अभिकल्पित करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो डिजाइन में आप वो सारी की सारी जो है अपनी नॉलेज
का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप डिजाइन नहीं करेंगे तो उस नॉलेज का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, बस आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, आपने जैसे ऐसे ही देख के बना लिया कहीं से। मतलब क्या हुआ, ज्ञान का उपयोग करने के लिए आपको उस प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा। जो भी आपको जानकारी है उसको जो है उस प्रोडक्ट के डिजाइन में ही आपको यूज करनी पड़ेगी। तो डिजाइन की आवश्यकता पड़ गई। आगे देखते हैं यूज ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा देखो यहां पर संसाधनों का उपयोग, यह भी हमारा जो है फोर्थ पॉइंट है। इसमें क्या हुआ, संसाधन कौन से, देखो संसाधन का मतलब जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें लेथ मशीन की जरूरत है, तो हम लेथ मशीन का उपयोग करेंगे ना। तो अच्छा अगर हमारे पास लेथ मशीन नहीं है तो आप ऐसा ना करें उसको किसी और प्रोडक्ट और मशीन के माध्यम से बनाने के लिए आप जो है सोच चुके हो। तो हमें क्या है, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन संसाधनों का उपयोग करके हमें मशीन पे डिजाइन, हमें वो प्रोडक्ट बनाना है। तो किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे तो डिजाइन के अंतर्गत ही हम जो है ये उसमें ऐसे ऐसे जो हमें सारे के सारे जो है हमें ऐसे ऑपरेशंस रखने पड़ेंगे जो कि हमारे संसाधन, जो हमारे पास मशीन है या फिर जो हमारे पास मटेरियल है, उस मटेरियल उस मशीन के माध्यम से हमारा प्रोडक्ट बन जाए, हमें और बाहर से कोई चीज नहीं लानी पड़े। तो क्या हुआ, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका उपयोग करना है तो हमें प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। यह बात भी क्लियर हो गई। आगे देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अनुकूलन। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि हम प्रोडक्ट को जो है बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, खराब भी बन सकता है, अच्छा ही बन सकता है, लेकिन अगर हमने उसको डिजाइन किया और डिजाइन करके हमने उस प्रोडक्ट को बनाया तो इसका मतलब यह हुआ वो हमारे अनुकूल ही होगा, वो खराब नहीं बनेगा। मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन ऐसा बनेगा जो हमारे अनुकूल होगा, क्योंकि हमने जो है उसमें डिजाइन प्रक्रियाओं का पालन किया है, मतलब डिजाइन प्रोसीजर्स जो है यूज किए गए हैं। तो डिजाइन की आवश्यकता पड़ रही है कि हमें प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज बनाना है, मतलब उसका अनुकूलन करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है। क्लियर बात है। अच्छा आगे देखते हैं ईज ऑफ यूज। ईज ऑफ यूज मतलब उपयोग की सरलता। अच्छा ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि उपयोग करने में जो है सरल हो, आसान हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर उपयोग करने में आसान हो तो उसकी डिजाइन प्रॉपर अच्छे से की गई हो तो ही जो है वो प्रोडक्ट हमारे लिए उपयोगी होगा, मतलब आसानी से उसको हम उपयोग कर पाएंगे। वो सब चीजों का ख्याल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा। तो डिजाइन की आवश्यकता हो गई ना। चलिए आगे देखते हैं एस्थेटिक। यहां पे एस्थेटिक कंसीडरेशन मतलब क्या हुआ, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, यहां पर सौंदर्य से संबंधित है। क्या मतलब है, सौंदर्यीकरण करना। अच्छा कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो कि दिखने में भी अच्छा हो, तो दिखने में अच्छा हो तो पहले से डिजाइन में ही तो उसको प्रोसीजर में उसको सम्मिलित करना पड़ेगा कि हमें यह दिखने में अच्छा भी लगना चाहिए। आप डिजाइन तो कर सकते हैं लेकिन ऐसा बने जो कि हमारा दिखने में भी अच्छा बने, उसका कलर वगैरह ये सब चीजें कहां करेंगे, तो उसकी प्रॉपर अगर हम डिजाइनिंग करेंगे तो वो हमारा एस्थेटिक ही जो है, मतलब यहां पर सौंदर्यीकरण उसका हो सकता है। बिना डिजाइनिंग के हम जो है ये वाला पॉइंट जो है कंसीडर नहीं कर सकते। चलिए आगे लास्ट वाला पॉइंट क्या है, एर्गोनॉमिक्स मतलब श्रम दक्षता। अब देखिए एर्गोनॉमिक्स और जो है एस्थेटिक कंसीडरेशन ये डिजाइन के बड़े पार्ट हैं। मतलब क्या हुआ कि एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो है जो श्रम कर रहा है, मतलब जो डिजाइनर है या फिर जो भी वर्कर है जो उससे संबंधित उस प्रोडक्ट के संबंधित काम कर रहा है, उसके अंदर और उसके मशीन, जो भी मशीन पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बीच में एक संबंध होता है। तो मतलब क्या हुआ, एर्गोनॉमिक्स में मैन मशीन रिलेशनशिप की बात आती है। अच्छा मैन मशीन रिलेशनशिप का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति है, जो आदमी है और जो मशीन है उसके बीच के संबंध की बात आती है। मतलब क्या हुआ, अगर आपने अच्छे संबंध रखने हैं तो आपको डिजाइनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, नहीं तो या तो मशीन खराब होगी या फिर जो है आदमी जो भी मैन होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो उन दोनों के बीच का संबंध अच्छा हो या फिर श्रम की दक्षता अच्छी हो, मतलब जो कार्य कर रहा है व्यक्ति उसका और मशीन का जो एफिशिएंसी अच्छी हो, तो उसके लिए एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और एर्गोनॉमिक्स तभी अच्छी होगी जब प्रोडक्ट का डिजाइन किया गया होगा। तो डिजाइनिंग मतलब अभिकल्पन की जो है आवश्यकता या फिर नेसेसिटी, ये जो है इसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट हैं जिन पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे तो ही जो है हमारा एक जो है डिजाइन की आवश्यकताओं का हमारी पूर्ति होगी। मतलब डिजाइन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन माध्यम से हम समझ सकते हैं। बात समझ में आई। ये सारे पॉइंट को आपको एक एक लाइन, दो दो लाइन आपको इसमें लिखना पड़ेगा हर एक पॉइंट के बारे में। चाहे तो ये वीडियो दोबारा से देख लेना आप, तो यहां पर जो है
आपको वो बात समझ में आ जाएगी, यही सब लिखना होता है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन यहां से भी ये कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो है कंपैरिजन से संबंधित है, मतलब तुलना करना है। अब किन चीजों की तुलना करना है? ये देखो, डिजाइन की आवश्यकता तो आपको हो गया कि कैसे आवश्यक है, क्यों हमारा डिजाइन करना जरूरी है। तो अब ये तो देखें कि हमारा जो पार्ट हमारा डिजाइन हुआ है उसमें, और जो पार्ट डिजाइन नहीं कर रहे हैं वो बस ऐसे ही बना रहे हैं उसमें, मतलब डिजाइंड और अनडिजाइंड जो हमारे वर्क हैं उनके बीच में कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि हमारा जो है क्या क्या अंतर होता है, उनके बीच में तुलना करने। तो मतलब अभिकल्पित और गैर अभिकल्पित कार्य की हम लोग तुलना करने वाले हैं। तो अगर अभिकल्पित कार्य होगा मतलब डिजाइंड वर्क होगा। डिजाइन वर्क का मतलब क्या हुआ? जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो डिजाइन के माध्यम से, प्रॉपर डिजाइनिंग उसकी की गई है और उससे जो है बन रहा है, मतलब अभिकल्पित कार्य है वो। और दूसरी तरफ अनडिजाइंड प्रोडक्ट मतलब वर्क की बात हो रही है, तो अनडिजाइंड वर्क का मतलब क्या हुआ? गैर अभिकल्पित कार्य है, उसके बारे में हम यहां पर तुलना करेंगे। देखेंगे पहला पॉइंट क्या है? सेटिस्फेक्शन। यहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल इज हाई। अच्छा, प्रोडक्ट बनाया है तो उसका सेटिस्फेक्शन भी तो देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट हमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें ऐसा ही चाहिए था क्या? तो वो कहां बनेगा? अगर हम इसके डिजाइनिंग करी होगी, वो प्रोडक्ट जो है हमारा डिजाइन के माध्यम से बना होगा, या जो हमारा वर्क जो हमारा डिजाइन है, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि का जो स्तर है वो उच्च होगा। तो जो भी प्रोडक्ट हमारा डिजाइन किया हुआ होता है, या जो भी वर्क हमारा, जो भी कार्य हमारा वो अभिकल्पित है, तो उसमें जो है सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखते हैं। इधर देखते हैं अनडिजाइन वर्क में। अनडिजाइन वर्क में क्या हो रहा है? सेटिस्फेक्शन लेवल इज लो। मतलब क्या हुआ? यहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत सेटिस्फाई कर देगा, बस बन जाएगा। कैसा बनेगा? वो बस संतुष्टि का जो स्तर है उसका कम होगा, मतलब थोड़ा सा कम। बस ये मान के चलिए अनडिजाइंड वर्क वहां पे करते हैं जहां पर हमें डिजाइनिंग की जो कॉस्ट है उसको खत्म करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अनडिजाइंड वर्क में जो है हमारा कॉस्ट बहुत कम आता है। तो अनडिजाइंड वर्क में जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें ध्यान क्या देना है? उसमें ये सेटिस्फेक्शन वगैरह ध्यान नहीं देना है, वहां देखना है कैसे वो सस्ता बनता है। अगर सस्ता प्रोडक्ट बनाना है तो उसको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बना दीजिए आप, ठीक है। और तो यही जो है हमारा यहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल को कम कर देता है और यहां सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रॉब्लम इज डिफाइंड क्लियरली। अच्छा, यहां पर जो है कोई भी प्रॉब्लम आएगी या कोई भी समस्या होगी वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके लिए हमें ये सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अच्छा, यहां पर जो है प्रॉब्लम जो है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं गई, कोई प्रोसीजर अपनाया नहीं गया, तो हमें पहले से पता ही नहीं होगा। समस्या जो आएगी वो एकदम से आ जाएगी और हमारा जो है यहां पर प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। तो समस्या स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती है किसमें? अनडिजाइंड वर्क में। तो यहां पर ये प्रॉब्लम जो है यहां पर पता ही नहीं चलता प्रॉब्लम का। यहां पर प्रॉब्लम्स पहले से पता होती हैं, ये समस्याएं आएंगी इस कार्य को करने के लिए। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। थर्ड पॉइंट, नीड ऑफ नॉलेज। मतलब क्या हुआ? नॉलेज की आवश्यकता होती है एंड स्किल की आवश्यकता होती है। तो अगर आप डिजाइन वर्क कर रहे हैं, डिजाइनिंग के माध्यम से जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें जो है हमें नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी और क्या जरूरत पड़ेगा? स्किल की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, स्किल की जरूरत का मतलब क्या हुआ? ज्ञान और कुशलता की आवश्यकता होती है अगर आप डिजाइनिंग करेंगे। लेकिन इधर क्या है? इधर तो कोई भी बंदा जो है बना दे, तो नॉलेज एंड स्किल इज नॉट नीडेड। तो जो नॉलेज है और जो स्किल है मतलब ज्ञान और कुशलता की आवश्यकता या जरूरत नहीं होती है। यहां पर जो है गैर कुशल व्यक्ति भी जो है यहां पर जो है वर्क को यहां पे काम कर सकता है, लेकिन यहां पर कुशल व्यक्ति या फिर स्किल्ड लेबर जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब यहां पर मानकीकरण की बात हो रही है। स्टैंडर्डाइजेशन लेवल इज हाई। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन लेवल जो है वो जो है उच्च होना चाहिए, यहां पर उच्च होता भी है। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन का बात होती है, जब मानकीकरण की बात होती है तो एक बात तो समझनी पड़ेगी। क्या है वो बात? यह है कि अगर आपने अपने डिजाइन को स्टैंडर्डाइज बनाया हुआ है तो मतलब ये हुआ उसमें वो कंपोनेंट इस्तेमाल होंगे जो मार्केट में पहले से उपलब्ध हैं। देखो, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पहले से उपलब्ध होते ही हैं। जैसे M24 का जो हमारा बोल्ट है, नट बोल्ट है, वो मार्केट में पहले से बना हुआ है। और अगर अपने डिजाइन में हमें उसी बोल्ट का अगर हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं या फिर उससे संबंधित जैसा हमें बोल्ट चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है, स्टैंडर्डाइज रूप से अवेलेबल है,
तो आपका जो डिजाइन में जो खर्चा है वो वैसे ही कम हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है वो आसानी से बन जाएगा, हमें उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि हम जो है डिजाइन में ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जिसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकें कि यहां पे भी जो हर जगह अवेलेबल हो, तो वो चीज जो है जब अवेलेबल होगी, मतलब उसके स्टैंडर्डाइजेशन अच्छे से किया गया होगा, तो वो जो है जहां पे भी बनेगी वो सेम बनेगी। तो यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन लेवल जो है वो हाई होगा। मतलब क्या हुआ, मानकीकरण जो है इसका स्तर जो है उच्च होता है। जब भी हम जो है डिजाइन प्रोडक्ट, हम जो है डिजाइन वर्क करते हैं, तो उसमें जो है मानकीकरण जो है उसका स्तर उच्च होता है। एक चीज हो गई। लेकिन इधर तो कोई स्टैंडर्ड यूज ही नहीं किया गया, यहां पर जो मिला वो बोर्ड लगा दिया। 4 पॉइंट है, वहां सेम बोर्ड लगने थे, आपने एक जगह M24 लगा लिया, M36 लगा लिया, M10 ही मिला तो वो लगा दिया। तो देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन लेवल इज लो। यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन लेवल कैसा है, लो रहेगा। मतलब मानकीकरण जो है उसका स्तर निम्न होता है यहां पे अनडिजाइंड वर्क में। बात क्लियर हो गई। तो यहां पर कुछ पॉइंट, 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5th पॉइंट इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। अच्छा, मतलब ये हुआ कि अगर आपने कैड का इस्तेमाल किया या कैम या फिर आप जो है सॉलिड वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या बढ़िया सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं उतना क्रिएटिव हो जाइए। मतलब क्या हुआ, यहां पर हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी दिखाई जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका क्रिएटिविटी हाई हो सकता है। यहां पर क्रिएटिविटी का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहां पर नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा, या फिर बहुत कम है, लो लेवल का है। तो इसका मतलब है लो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। यहां पर जो है अनडिजाइंड वर्क में क्रिएटिविटी बिल्कुल लो लेवल की होती है। तो ये चीजें हैं हमारे पास, 5 पॉइंट आपको मिल गए, और इसी से जो है हमारा कंपैरिजन डिजाइन एंड अनडिजाइन वर्क में हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी आप कंपैरिजन के लिए कई पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं, कि जैसे कि अगर आप यहां पर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, डिजाइन जो है डिजाइन वर्क करते हैं, तो डिजाइन वर्क में जो है यहां पर आपने सेटिस्फेक्शन की बात की, वो सेटिस्फेक्शन लेवल के साथ साथ हमारी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो डिजाइन वर्क में आसानी से मिल जाता है, लेकिन अनडिजाइन वर्क में सॉल्यूशन आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये जो है सेटिस्फेक्शन, सॉल्यूशन और प्रॉब्लम की जो है डेफिनेशन वो आसानी से यहां पर हो जाती है, किसमें, डिजाइन वर्क में, लेकिन अनडिजाइन वर्क में नहीं होती है। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया डिजाइन और अनडिजाइन वर्क में। क्लियर है। तो अब हम जो है इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन प्रोसीजर, और कौन कौन से कैसे कैसे जो है हम डिजाइनिंग करते हैं, उन सारे पदों को जो है हम एक चार्ट के माध्यम से बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेसेसिटी ऑफ डिजाइन कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट हमारा जो है कंपैरिजन बिटवीन जो है डिजाइन और अनडिजाइन वर्क के बीच में कंपैरिजन हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन प्रोसीजर। डिजाइन प्रोसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकल्पन प्रक्रिया। देखिए, अभिकल्पन प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप हमें इस्तेमाल करने हैं, कैसे कैसे हमें डिजाइन करनी है, इसी का जो है डिजाइन प्रोसीजर हम यहां पर देखेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि डिजाइन प्रोसीजर आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इस डिजाइन प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, हमारा एम क्या है, हमें बनाना क्या है। अगर हमें यह पता है तो हम जो है सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे नीड और एम, मतलब उसका पता करेंगे क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, उसको जो है हम परिभाषित करेंगे। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारी नीड क्या है या फिर हमारी आवश्यकता क्या है। दूसरा स्टेप हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम होंगी उसको जो है डिफाइन करना है। मतलब क्या हुआ, समस्याओं को परिभाषित करना है, तो समस्याओं का परिभाषीकरण करेंगे। दूसरा स्टेप हो गया, मतलब पहला हमें एम पता करना है, दूसरा हमारा जो है प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में जानकारी पता करनी है, क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अलावा देखेंगे सबसे पहले सिंथेसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और सिंथेसिस करेंगे। मतलब क्या हुआ, अब अगर हम जो हमारे फोर्सेस हैं, जो भी हमारे उस डिजाइन को बनाने के दौरान जो जो हमारे फोर्सेस काम करेंगे, जो जो हमारे बल लगेंगे, उनका जो है बलों का विश्लेषण करेंगे और संश्लेषण करेंगे। अच्छा, विश्लेषण करने का मतलब यह हुआ, यहां पर जो है डिजाइन, जो हमारे डिजाइन के अंतर्गत जो भी हमारे बल हैं उनका जो है अलग अलग रूप से उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, और फिर उनका संश्लेषण करेंगे, किस तरीके से उनको जो है एनालाइज किया जाए, उनको उसके बाद उसका सिंथेसिस किया जाए।
ठीक है। तो संश्लेषण में क्या आ जाएगा, जो भी हमारे बल लगेंगे उन बलों को जो है कैटेगराइज करके उनका जो है व्यवस्थित रूप लेके आएंगे, वही हमारा सिंथेसिस हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद ये दोनों, ये पूरी प्रोसेस करके मतलब एनालिसिस और सिंथेसिस मतलब विश्लेषण और संश्लेषण करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। देखिए, जब भी हमारे पास कोई डिजाइन आएगी तो हमें पता होना चाहिए कि वो डिजाइन का जो है हमारा उद्देश्य क्या है। हम जो है कोई वर्क, जो भी हमारा कार्य है उसको जो है डिजाइन करने से पहले हमें पता हो कैसा बनाना है हमें, और दूसरा जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तीसरा हमें एनालाइज करना है फोर्सेस को, कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे, और फिर उनका सिंथेसिस करना है, संश्लेषण करना है। उसके बाद हमें मटेरियल का चुनाव करना है, मतलब क्या हुआ, पदार्थों का चयन करना है, किस किस मटेरियल का जो है हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, कौन कौन से मटेरियल इसके लिए सुटेबल होंगे ये देखना है। उसके अलावा कौन कौन सी प्रोसेसेस सुटेबल होगी वो देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर मतलब क्या हुआ, यहां पर प्रक्रम का चयन करना है कि किस प्रक्रम के माध्यम से हम इस डिजाइन को, इस प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो डिजाइन में प्रोसीजर और जो है मटेरियल सिलेक्शन दोनों ही आ जाता है। तो इन दोनों को करने के बाद अब हमारे पास प्रोडक्ट जो है बनने लायक हो गया, मतलब अब जो है हम उसमें क्या करेंगे, टेस्टिंग के माध्यम से उसको समझेंगे। तो हम टेस्टिंग करेंगे, दूसरा जो है एवेल्युएशन करेंगे, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो ये तीन चीजें और करेंगे, मतलब परीक्षण करेंगे उसका, जो भी हमने मटेरियल लिया है क्या वो मटेरियल हमारा सिलेक्शन हमारा सही है। अच्छा, ये सब करना कैसे, तो डिजाइन में एक बात सबसे खास बात है कि जब भी हम कोई भी डेफिनेशन, कोई भी हमारा प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करने के बाद हम देखेंगे जो भी हमारे फोर्सेस हैं, तो मैथमेटिकल इक्वेशंस, प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके या फिर टेक्निकल इंफॉर्मेशन का यूज करके, मतलब जो भी हमारे सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करके, इंजीनियरिंग के जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करके, और जो भी हमारा टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा ज्ञान है, टेक्निकल ज्ञान, वो हम इस्तेमाल करके यहां पर एनालिसिस और सिंथेसिस करते हैं। तो इन्हीं माध्यम से जब भी हमारे पास प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, या मतलब मटेरियल लेने के बाद, जैसे मटेरियल ले लेने, इसका मतलब देखो, अगर हमें कहीं माइल्ड स्टील की जरूरत पड़ेगी या फिर मृदु इस्पात जिसे बोलते हैं, या फिर स्टील की जरूरत पड़ेगी, तो ये स्टील का मटेरियल ले रहे हैं, या फिर हम क्या उसकी जगह पे कॉपर ले सकते हैं या एल्यूमिनियम ले सकते हैं। तो यहां पर मटेरियल का चुनाव करेंगे तो उसमें उसकी रिजिडिटी पता हो जाती है, मतलब जो भी हमारे उसके अंदर जो है जी का वैल्यू, सी का, जिसे जी या सी का वैल्यू बोलते हैं, तो वो चीज हमारे यहां पर इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं कर्तन सामर्थ्य होती है एक, आपने पढ़ा होगा मटेरियल साइंस में, या फिर जो है वो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंतर्गत, तो उसकी जो है कर्तन सामर्थ्य क्या है, या फिर उसकी जो है ई का वैल्यू क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक क्या है। तो मटेरियल के अलग अलग जो है इनकी वैल्यू होती है, उस आधार पर यहां पर मटेरियल का चुनाव करेंगे, क्या वो मटेरियल हमारे जो है प्रोडक्ट के लिए सुटेबल रहेगा, तो वो भी यहां देख लेंगे। और यहां पर जो है प्रोसीजर भी देख लिया। तो जब टेस्टिंग की बात आती है तो ये टेस्ट किया जाएगा कि क्या वो मटेरियल हमारा जो हमने लिया है या जो फोर्सेस हैं उनको सहन कर पाएगा, या उस प्रोडक्ट के लिए और किसी मटेरियल का जरूरत पड़ेगी। तो वापस से देखिए यहां से बना होगा, एरो बना होगा कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, अगर यहां पर वो फेल कर जाता है परीक्षण के दौरान या टेस्टिंग के दौरान, वो अगर फेल कर जाता है तो हम जो है दोबारा से उसका सिलेक्शन करेंगे मटेरियल का। या फिर हो सकता है मटेरियल के सिलेक्शन में दिक्कत ना आई हो, वहां पर जो है हमने मूल्यांकन, एवेल्युएशन किया है और अनुकूलन किया है, अगर उस डिजाइन, वो जो डिजाइन है वो अनुकूल ही ना हो हमारे सिस्टम के, तो हम उसको दोबारा से जो है उसकी एनालिसिस करेंगे और उसके सिंथेसिस करेंगे उनके फोर्सेस का। उसके बाद फिर से जो है यही प्रोसेस वापस से लेके आएंगे। तो मतलब क्या हुआ, ये टेस्टिंग में, एवेल्युएशन में या ऑप्टिमाइजेशन के दौरान हमें ये पता लगेगा, मतलब परीक्षण, मूल्यांकन और अनुकूलन के दौरान हमें पता लगेगा कि ये जो हमने डिजाइन की है ये हमारे जो है सिस्टम के लिए, जो हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए सुटेबल है कि नहीं है। अगर वो जो फेल कर जाती है जो हमारे क्राइटेरिया है उस पर, तो वापस से उसका डिजाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और सिंथेसिस करके वापस से चीजें लेके आएंगे। उसके प्रोसीजर में चेंज कर सकते हैं, उसके मटेरियल सिलेक्शन में चेंज कर सकते हैं, या फिर जो है हम यहां पर फिर से जो है एनालिसिस कर सकते हैं। ये चीजें जो है हम यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हमने टेस्टिंग में वो पास हो जाता है तो क्या होगा, उसकी डिटेल ड्राइंग बनाएंगे। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनाया, जिसकी डिजाइन करी, उसका डिटेल जो है हमने उसकी ड्राइंग करी, मतलब विस्तृत ड्राइंग जो है उसकी हम बना लेंगे। अब वो विस्तृत ड्राइंग कहां चली जाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जहां मशीनरी वगैरह लगी हुई है, जो कि हमने यहां पहले ही उसका चुनाव कर रखा है, और वहां पर जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। क्लियर बात है। तो डिजाइन प्रोसीजर मतलब अभिकल्प प्रक्रिया के दौरान हमें क्या पता होना चाहिए, नीड या फिर जो एम है, वो जो है इसकी आवश्यकता है वो पता होना चाहिए, प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स पता हो गई, उसके बाद हमने फोर्सेस का एनालिसिस और सिंथेसिस किया,
और उसके बाद मटेरियल का सिलेक्शन किया, मटेरियल सिलेक्शन के बाद हमने यहाँ पे प्रोसीजर जो देखा कि क्या क्या प्रोसेस हमारी इस्तेमाल होंगी, उस प्रोसेस के बारे में जो सिलेक्ट कर ली वो प्रोसेस, उसके बाद टेस्टिंग है, इवेल्युएशन है और यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन है। ये तीन चीजें हमने कर ली, या फिर मतलब मूल्यांकन या फिर टेस्टिंग मतलब परीक्षण, मूल्यांकन और अनुकूलन करने के बाद हमें पता लगा कि प्रोडक्ट का जो हमने डिजाइन किया है ये हमारा जो है सही है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, पास हो रहा है। अगर पास नहीं हो रहा है तो वापस से पूरी प्रोसेस करेंगे, और अगर पास हो रहा है तो हम उसका डिटेल ड्राइंग बना लेंगे, और डिटेल ड्राइंग बनाने के बाद हम जो है उसको प्रोडक्शन के लिए भेज देंगे, मतलब वहां से जो है वो हमारा प्रोडक्ट बनने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा अभिकल्पन प्रक्रिया के लिए आता है। अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में तो अभिकल्पन प्रक्रिया में आपको ये लिखना है, और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आप चाहे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो है गुड डिजाइनर के लिए, मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड डिजाइनर, मतलब अच्छा जो है डिजाइनर जो है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके अंदर क्या क्या जो है स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उनके अंदर होनी चाहिए, वही हमारा अच्छा डिजाइनर कब कहलाएगा, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर, ए गुड डिजाइनर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, मतलब एक अच्छे डिजाइनर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, इसके बारे में हम यहां पर देखेंगे। मतलब क्या हुआ, अच्छे डिजाइनर में निम्न गुण होने चाहिए। अच्छा, आप एक अच्छे डिजाइनर कैसे बन सकते हैं? अगर आपके अंदर ये सारे गुण होंगे तो आप अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से चीजें जो है आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब एक अच्छे डिजाइनर के अंदर होनी चाहिए। तो पहली चीज है उसे नॉलेज होनी चाहिए बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल की, मतलब जो है यहां पर इंजीनियरिंग के सामान्य सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। अब वो सामान्य सिद्धांत कौन कौन से? अच्छा, इस पर निर्भर करता है कि कौन सी डिजाइन, जो हम डिजाइन बना रहे हैं या फिर जो हमारा डिजाइनर है वो किस तरह के डिजाइन बनाता है। अब मान लीजिए कोई हाइड्रोलिक से संबंधित जो भी हमारा पार्ट है उसकी डिजाइन बनाता है, तो बर्नौली प्रिंसिपल पता होना चाहिए, पास्कल्स प्रिंसिपल पता होना चाहिए, या फिर जो है उसके अंदर जो है और भी फोर्सेस के लिए डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल जो है उसको जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या इनका उद्देश्य है, कैसे कैसे इसके बारे में जो भी हमारा कार्य करते हैं। तो यहां पर नॉलेज हो किसकी, बेसिक इंजीनियरिंग जो प्रिंसिपल है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, सामान्य सिद्धांत जो है इंजीनियरिंग के उसके बारे में उसे जानकारी हो, पहली चीज हो गई। अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, यहां पर ड्राइंग स्किल। अच्छा, डिजाइनर तो ठीक है, लेकिन डिजाइन करने के बाद आपको ड्राइंग तो बनानी पड़ेगी। अब ड्राइंग बनाएंगे तो उसके अंदर आपको ड्राइंग की स्किल्स भी होनी चाहिए, मतलब आरेखन दक्षता आपको आनी चाहिए। अगर वो ड्राइंग आप शीट पे बना रहे हैं तो वो ड्राइंग आपको अच्छे से आनी चाहिए बनाना, या फिर अगर आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं, कैड पे बना रहे हैं, तो वो भी जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए, या फिर सॉलिड वर्क्स से बनानी चाहिए। तो ये जो है उन सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाना आना चाहिए, या फिर जो है एक तरह से सीधी सी बात यह है कि ड्राइंग स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं टेक्निकल कंपिटेंस, मतलब क्या हुआ, यहां पर तकनीकी क्षमता। अब तकनीकी क्षमता में क्या आ जाएगा, आपने प्रिंसिपल तो पता कर लिया, तकनीकी क्षमता का मतलब यह है यहां पर उसे एनालिसिस करना और सिंथेसिस करना ये आना चाहिए तकनीकी तौर पर, कि यहां पर जो हमारे फोर्सेस हैं ये अगर इनको रिजॉल्व करेंगे तो हमारा जो है कैसा रहेगा, कौन सा हमारा परिणामी बल कार्य करेगा, यहां पर किस तरह के कौन सी प्रिंसिपल को हम कहां पे लगा सकते हैं, ये उसे टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल कंपिटेंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखें क्रिएटिविटी, अच्छा रचनात्मकता। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि यहां पर रचनात्मकता में हम देख सकते हैं कि भाई डिजाइनर जो है वो क्या है, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करके वो डिजाइन को बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। तो वो चीज जो है उसके अंदर गुण होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, एक क्रिएटिविटी का मतलब ये सीधा सा बात है, हो सकता है उसके दिमाग में ये आए कि ये जो है हमारा इस तरह से न दिख के इस तरह से दिखेगा तो ये और अच्छा हो जाएगा, तो यहां पर उसके अंदर रचनात्मकता का गुण या फिर क्रिएटिविटी का गुण होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा क्या है, डिसीजन मेकिंग। अच्छा डिजाइनर वही है जो डिसीजन ले सके कि ये डिजाइन में ये पार्ट हम इस तरह से बनाएंगे या फिर इसके अंदर ये चेंज करेंगे तो ये अच्छा होगा, या इसके अंदर कोई भी लॉसेस या फिर कोई भी जो है यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है नहीं आ सकती, ये पूरा का पूरा जो है यहां पर डिसीजन मेकिंग पर निर्भर करेगा कि उसे उस पार्ट को कैसे डिजाइन करना है। तो यहां पर निर्णय लेने की क्षमता जो है अच्छे डिजाइनर के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यह हुआ कि आप जो ड्राइंग बना रहे हैं उसको इस तरह से बनाएं कि वो सभी की समझ में आ जाए। अच्छा, और जब इसको डिफाइन करें या उसको बताएं
तो आप जो बता रहे हैं, तो आपकी ऐसी कम्युनिकेशन स्किल या फिर संचार की दक्षता होनी चाहिए कि आप जो है उसको अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सके। प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए, जैसे कि जब भी हम जो है अभिकल्पन प्रक्रिया में लेते हैं तो डिटेल ड्राइंग बनाने के बाद प्रेजेंटेशन एक और टॉप पॉइंट आ सकता है, या फिर प्रेजेंटेशन के बाद आपका प्रोडक्शन आ सकता है। तो ये जो है यहां पर कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से ही आप जो है किसी भी डिजाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बात है। तो यहां पर अच्छे डिजाइनर के करीब 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। अच्छा डिजाइनर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, तो हमने देख लिया। देखो डिजाइन, मशीन डिजाइन की डेफिनेशन में ये टर्म आए थे, कौन सा आया था कि यहां पर जो है हमने लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग, जो भी हमारा प्रिंसिपल, तो बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसके बाद टेक्निकल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, उसके अलावा उसके अंदर क्रिएटिविटी या फिर जो है वहां पर हमने उसके बारे में बात की थी। तो ये सारे पॉइंट जो हैं हमारे अच्छे डिजाइनर के अंतर्गत आने चाहिए। क्लियर बात है। तो ये जो है हमारा पहला पार्ट यहां तक कंप्लीट होता है पहले चैप्टर का, मतलब डिजाइन वाला पोर्शन। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक रहेंगे उसमें जो है हमारा डिजाइन टर्मिनोलॉजी, मतलब जो भी हमारा डिजाइन है उसके अंदर जो भी टर्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा एक टर्म है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा गुणांक के बारे में बात होगी। उसके अलावा वहां पर एंड्योरेंस लिमिट की बात होगी, सहन सीमा के बारे में, या फिर जो है वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन, प्रतिबल संकेंद्रण के बारे में बात होगी, या फिर वहां पर फटीग मतलब श्रांत या फिर थकान के बारे में बात होगी। और उसके अलावा जो है आप वहां पे कोड देखेंगे और वहां पे स्टैंडर्ड्स देखेंगे, मतलब कोड और जो है मानक देखेंगे। वो सब चीजें जो है अब हमारे नेक्स्ट जो है टॉपिक में स्टार्ट होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।